हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए कोई भी चैप्टर लेके नहीं आई हूं। मैं लेके आई हूं एक उस रिपीटेड सवाल का आंसर जो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम याद तो सब करते हैं, सब कुछ लर्न करते हैं हम एनसीईआरटी से, लेकिन हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। हमारी टीचर हर क्वेश्चन में 1 से 1.5 नंबर क्यों काट रही है। आप 5 नंबर का आंसर लिखते हो पूरा और आपको मिलते हैं 3.5 या 4 नंबर। आप 3 नंबर का लिखते हो, आपको मिलते हैं 2 या 2.5 नंबर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टोटल मार्क्स में तो इसका फर्क पड़ेगा ना। आप 80 से 70 या 65 पे आ जाओगे, जो भी बच्चे पूरा पूरा लर्न भी कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं पूरा पूरा लर्न, जितना भी लर्न कर रहे हैं उसमें ये प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हैं। वो आंसर शीट को लेके मैम के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मैम आपने हमें कम मार्क्स क्यों दिए। वो यही बोल देती हैं कि आपने भैया ये गलत लिखा है, ये अच्छा है, प्रेजेंटेशन नहीं है। अब प्रेजेंटेशन करनी कैसे है ये कोई नहीं बताता। तो बस आज के सेशन में मैं लेके आई हूं आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स टू अटेम्प्ट एसएसटी का बोर्ड एग्जाम एंड स्कोर 80 on 80। देखिए बेटा, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये क्लास 10th के लिए तो ऑब्वियसली है, मैंने लिखा ही है बोर्ड एग्जाम, लेकिन मैं तो अपने ऑफलाइन में क्लास 9th के बच्चों को ही बोलना शुरू कर देती हूँ कि आप 9th से ही अगर ये हैबिट बना लो तो 10th में आपको हेल्प मिलेगी। एसएसटी इज अ सब्जेक्ट जिसके अंदर आपको पहले तो बहुत ब्रीफ लिखना पड़ता था, बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ता था, लेकिन अब आपको देना होता है इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट आंसर। अब ये पॉइंट टू पॉइंट आंसर कैसे हो? तो आप इसमें कुछ रिपीटेड मिस्टेक्स करते हो। तो बस आज हम उसी मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे और उसको कैसे रेक्टिफाई करें ये करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आपको मेरे साथ एक प्लेज लेना है। प्लेज का मतलब है शपथ लेनी है आप लोगों को मेरे साथ। वो शपथ की, देखो मैं कुछ भी गलत नहीं करवा रही हूँ। आपको शपथ ये लेनी है, इसमें कुछ पॉइंटर्स आएंगे जो आपको फॉलो करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। बस अगर आपने मेरी ये टिप्स मान ली ना, तो देखना आपके 10 to 15 नंबर्स ऐसे ही बढ़ जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आप 40 वाले बच्चे हो तो 50 पे आ जाओगे, 60 वाले बच्चे हो तो 70 पे आ जाओगे, और 70 वाले बच्चे हो तो 80 पे भी आ जाओगे। क्योंकि एक बहुत मैटर करता है प्रेजेंट करना। मैं टीचर हूं, मैं जब एग्जाम चेक करती हूं, मैं आपको इसका एक रीजन देती हूँ। ये वीडियो लाने का सबसे बड़ा बदलाव बैच चल रहा है हमारा, जिसके अंदर हम क्लास 10th को क्रैश कोर्स करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहां मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो वहां पे जब मैंने इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स खत्म करा दिया तो मैंने एक टेस्ट कंडक्ट किया, और वो टेस्ट जब बच्चों ने मुझे आंसर्स करके भेजे तो मैं उसमें रिपीटेड एक प्रॉब्लम देख रही हूँ जिसका सोल्यूशन, और उस प्रॉब्लम को भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लोग बस आंसर लिखे जा रहे हैं, सारा आंसर सही है, पूरा पूरा पेज भर रखा है, लेकिन तो इस चीज को रेक्टिफाई कैसे करें आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले ऑलवेज राइट आंसर्स इन पॉइंट फॉर्म। देखिए, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको पैराग्राफ लर्न होते हैं ना, कोई बात नहीं, आप पैराग्राफ लर्न करो। जब भी उस पैराग्राफ में फुल स्टॉप आ रहा है और आपको लग रहा है कुछ नई लाइन शुरू हो रही है, बस आप स्टेप डाउन कर जाओ। उसको नंबर 1 डाल दो, उसको नंबर 2 डाल दो, नंबर 3 डाल दो, नंबर 4 डाल दो। तो सबसे पहले तो आपको अपने बदलाव जो लाना है अपने आंसर राइटिंग में, वो लेके आना है कि आंसर्स को पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको लिखना है आंसर्स पॉइंट फॉर्म। देखिए, मैंने यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उन आंसर शीट्स में देखी है। ये बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, उनको पता चल गया, मैंने उनको ऑडियो फॉर्म में भेजा भी है कि बेटा आप यही गलती कर रहे हो, आप पॉइंट फॉर्म में नहीं लिख रहे हो, यहीं पे मार्क्स कटेंगे। टीचर देखेगी अरे यार पैराग्राफ में, मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों को 3 नंबर में से 1 नंबर देती हूँ चाहे उसका पूरा पैराग्राफ सही है, मैं 2 नंबर काटती हूँ। रीजन क्या है कि वो सीखें कि पॉइंट में लिखना है, अगली बार वो चीज ये गलती ना दोहराए। तो इसीलिए बीइंग अ टीचर आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट जो है वो आंसर पॉइंट में लिखे। आपको पता है पैराग्राफ में ना टीचर ढंग से पढ़ती भी नहीं, वो आपको मार्क्स कम दे देगी। आप पॉइंट्स में लिखोगे तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए भी और टीचर के लिए भी। हमें टीचर को निराश नहीं करना है अपने एग्जाम में, हमें टीचर को खुश करना है, उसे हमारी हैंडराइटिंग अच्छी लगे, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, कि वो 1 नंबर +1 करके ही दे जब फाइनल मार्क्स हमारे लगे। ठीक है, राइट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द वेटेज। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि उनको आता है पॉइंट्स बहुत सारे आते हैं, मतलब पूरा आगे पीछे की कहानी तक पॉइंट्स में लिख देते हैं। क्यों? आपसे जब पूछा है फंक्शंस ऑफ मनी, तो मनी क्या होती है, 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। मनी क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, ये लिखने की क्या आवश्यकता है? आप सीधा लिखो ना, फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मनी 1 2 3, सिंपल, 3 नंबर का क्वेश्चन रैप अप हो गया।
तो जो आपसे पूछा है, जितना आपसे पूछा है उतना ही लिखना है ऑलवेज। देखिए ऐसा भी होता है कि कई क्वेश्चंस के जो आंसर है वो 3 मार्क्स के है लेकिन 4 पॉइंट्स बन रहे हैं, बनाओ 4 पॉइंट्स। मैं ये नहीं कह रही 3 पे ही छोड़ो, +1 पॉइंट आप बना सकते हो, लेकिन फिर वही बात, पहले 3 पॉइंट्स अप्रोप्रिएट होने चाहिए और दी बेस्ट ऑफ नॉलेज होने चाहिए कि टीचर को पहले 3 पॉइंट्स में पता चल जाए, चौथा वो ना भी देखे तो आपको 3 में से 3 पूरे दे। ठीक है, तो आपको वेटेज के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 3 + 1 पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 5 + 1 मोर पॉइंट आप लिख सकते हो इफ यू वांट टू। ठीक है, ऐसे 2 मार्क्स में भी बच्चे पूछते हैं मैम 2 मार्क्स में भी पॉइंट्स लिखने हैं। हाँ जी, आपको 2 मार्क्स में भी पॉइंट्स लिखने हैं। मिनरल्स की डेफिनेशन आ जाती है, आप 2 पॉइंट्स में लिख दो। होमोजीनियस मिक्सचर है, ये नेचुरली पाया जाता है, आप 2 पॉइंट्स में लिखो ना। 1 पॉइंट में क्यों लिखोगे, पैराग्राफ में क्यों लिखोगे, आप 2 पॉइंट्स में लिखो। तो जितने मार्क्स की वेटेज है उसको पॉइंट्स में लिखो, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब पॉइंट्स में तो लिख दिया, लेकिन अब वो पॉइंट्स ना कभी कभी 2-2 लाइन के जाते हैं, 3-3 लाइन के जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाईलाइट द मेन फ्रेज और वर्ड जो आपको लगता है। आप मनी के फंक्शंस लिख रहे हो तो आप मनी के फंक्शंस में अगर बता रहे हो कि इसको स्टोर करना इजी है तो आप स्टोर ऑफ वैल्यू डाल सकते हो, अंडरलाइन। समझ लो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे अंडरलाइन डाल सकते हो कि मैम की नजर उस हाईलाइटेड पॉइंट। आप अखबार पढ़ते हो, अखबार में कहाँ ध्यान जाता है, वो छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे वर्ड्स पे या बोल्ड वर्ड्स पे या हेडिंग्स पे, वही जाता है ना। तो बस आपको वही करना है। मैं एज अ टीचर बता रही हूँ, एज अ चेकर बता रही हूँ आपको कि हम लोग ढूंढते हैं यार कहाँ है हाईलाइट, हम वही पढ़े और आगे बढ़े। तो इसमें आपको फायदा है। अगर आपने कहीं अंग्रेजी इधर उधर गलत भी लिखी हुई है तो वो निग्लेक्ट हो जाएगी बाय द टीचर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाईलाइट द मेन फ्रेज। नाउ प्रेजेंट योर आंसर्स ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली का मतलब क्या है, मेकअप करेंगे हम आंसर का? नहीं, एक्चुअली हाईलाइटिंग इज अ मेकअप फॉर आंसर वैसे तो, लेकिन फिर भी हम मेकअप नहीं करेंगे यहाँ पे, हम आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे ब्यूटीफुली। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि 5 नंबर में क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो इसका आंसर है जैसे कंटेस्ट इलेक्शंस है, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन है, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट है, ये सारे हैं। आपने 5 पॉइंट्स लिख दिए। ठीक है, यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू हैव स्पीड, आपके पास टाइम है, आपके पास प्रेजेंट, मतलब आपको पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए। आप क्या करो, आप कुछ नहीं करोगे, आप सिंपल सी एक चीज करोगे, ऐसे एक सर्कल बनाओगे, लिखोगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और यहाँ पे आपको मन करे तो आप ऐसे पेटल्स बना दो। मैं मजाक नहीं कर रही, ये हमारी टीचर ने हमें समझाया था, कहीं आपको लगे ड्राइंग का पेपर लगेगा, नहीं, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। हमारे टीचर ने 2-3 चीजें बताई थी कि आप ऐसे कर सकते हो। फिर यहाँ कंटेस्ट इलेक्शंस, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, तो ऐसे आप इसके 5 फंक्शंस लिख देंगे। आप देखिएगा, पहली बात तो जब आप ये हेडिंग्स डाल रहे हैं, कंटेस्ट इलेक्शन, शेपिंग पब्लिक, आप जो हेडिंग्स डाल रहे हैं टीचर की नजर वहां, और फिर मैम ने देखा अरे वाह इसने तो कितना सुंदर प्रेजेंट किया है। अगर आपसे ये नहीं होता आप फ्लो चार्ट बना दीजिए कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जी ये है, ऐसे आप फ्लो चार्ट बना दीजिए। लेकिन ये एक आई कैची चीज लगती है, इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। एक और बात मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, मैं आपको ही बोलूंगी, इसको आप कैसे में मर्जी समझो। देखो यार, एग्जाम्स में जो आपको शीट्स मिलती है वो आपके पिताजी के पैसों की तो मिलती नहीं है। ठीक है, वो आपको आपका स्कूल वाले, आपके सरकार दे रही है, तो आप उसमें कंजूसी क्यों करते हो? आप 2 आंसर्स के बीच में 2-2 लाइन छोड़ो ना। मार्किंग अगर आपके पास अंडरलाइन करने का, मतलब वो जो फिनिशिंग लाइन डालने का टाइम नहीं है, आप 2 से 3 लाइन छोड़ दो, थोड़ा तो गैप छोड़ो, पता तो चले कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे आए हो। घुसा घुसा के नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है, कंजूसी वहां नहीं करनी है। पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप पॉइंट्स भी लिख रहे हो ना, अगर 5 पॉइंट्स लिख रहे हो तो एक एक पॉइंट के बीच में एक एक गैप छोड़ दो। कोई नहीं आ रहा कि आपने दूसरी शीट क्यों ली, तीसरी शीट, आप जितनी मर्जी शीटें लो यार, कोई कुछ नहीं बोलता वहां पे। ठीक है, उल्टा बच्चे ऐसे इज्जत से देखेंगे आप दूसरी शीट लोगे तो अरे वाह दूसरी शीट, ऐसे ही होता है ना, तूने तो 2-2 शीटें ली थी, तो ऐसा ही होगा, इज्जत बढ़ेगी आपकी। बल्कि आप खुला खुला लिखो आराम से। देन इट्स सीक्वेंस मैटर्स, एग्जैक्टली, सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। देखिए जब हम चेक करते हैं ना एग्जाम, अगर एक बच्चे ने, देखिए या तो आप Z to A लिखिए, Z to A लिखिए, I mean, या आप A to Z लिखिए।
मतलब या तो स्टार्ट टू एंड करिए या एंड टू स्टार्ट करिए, या फिर आप सेक्शन वाइज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइक आप सेक्शन ए कर रहे हो तो फिर आप सेक्शन सी कर रहे हो, फिर आप सेक्शन बी, ठीक है वो भी चलता है। लेकिन कोई बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एमसीक्यू का, फिर जा रहा है वो लास्ट का क्वेश्चन कर रहा है वो 5 मार्कर का, भाई गुस्सा आ जाएगा टीचर को, वो मार्क्स काट लेगी, गुस्सा आ जाएगा उसको, किसी को भी आएगा यार पन्ना कहाँ पलटू मैं अपने उसमें क्या कहते हैं शीट्स में, अपने क्वेश्चन पेपर में। नहीं, ये नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है टीचर को, टीचर को खुश करना है। टीचर को कुछ नहीं आता आपके सामने, यू आर देयर टू प्रेजेंट एवरीथिंग इन द क्वेश्चन, इन द आंसर शीट, कि उसको समझ में आ जाए कि आप क्या लिख रहे हो। क्लियर है? तो दिस इज द लास्ट थिंग, दैट सीक्वेंस मैटर्स, ये आपको जरूर करना है। ये 5 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने अगर कर दी, यू विल थैंक मी लेटर, आई एम टेलिंग यू, यू विल श्योरली थैंक मी लेटर। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो ये कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है, क्वेश्चन जो है वो कैसे आएंगे एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये तो आपको पता चल गया होगा भैया, अब तो सब कुछ आ गया, अब तो पेपर ही आ गए, अब तो सैम्पल पेपर्स आ गए, एड्यूकार्ट, ऑसवाल एटसेट्रा एटसेट्रा, एग्जाम आइडिया, ऑल इन वन, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स आ गई है जिसमें सैम्पल पेपर आ गए हैं लेटेस्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। सीबीएसई ने भी सैम्पल पेपर्स निकाले हुए हैं, तो बस उस अकॉर्डिंग किस हिसाब से हमारा पैटर्न आने वाला है और हम कैसे उसमें लिखने वाले हैं। तो पहली बात तो 1 मार्कर्स आएंगे हमारे एग्जाम में, और 1 मार्कर्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, फिर आएंगे असर्शन। एमसीक्यूज पता है 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन आपको बस चूज करना है कि व्हिच इज द करेक्ट आंसर। हाउ टू अटेम्प्ट दैट, याद करो कहानी कहां से आई हुई है भाई, देखो डेटा तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ईयर्स तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली किसने ये किताब लिखी आपको लर्न करना पड़ेगा, तो बस आपको वही लर्न करना है, एक कहानी के फॉर्म में लर्न करो। प्रिंट कल्चर से 3 एमसीक्यू आ रहे हैं, सिर्फ एमसीक्यू आ रहे हैं प्रिंट कल्चर से, इतना बड़ा चैप्टर, सिर्फ 3 एमसीक्यू आ रहे हैं। लेकिन आपको पता है, मुझे बच्चों को लगता है वाओ यार 3 एमसीक्यू आ रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दैट चैप्टर। तो पूरा चैप्टर मैंने वैसे भी अपनी यूट्यूब चैनल पे करा रखा है, वो भी रेफर कर सकते हो। नाउ असर्शन रीजन की अगर हम बात करें, बच्चों को आती है बड़ी ही प्रॉब्लम असर्शन और रीजन करने में। आई डोंट नो व्हाई, वैसे मैं एक सेशन लेके आऊंगी जिसमें हम कुछ 10 से 12 असर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आ रहा है आपका असर्शन रीजन का। कुछ नहीं करना, असर्शन पढ़नी है, स्टेटमेंट होती है पढ़नी है, रीजन पढ़ना है, रीजन देखना है और पढ़ना है और समझना है। अब आपको बस दोनों में ये देखना है कि क्या दोनों लाइनें सही हैं, क्या दोनों लाइनें गलत है, क्या एक सही एक गलत, क्या एक गलत एक सही, और अगर दोनों सही है तो क्या रीजन असर्शन वाले का ही है। बस हम कैसे इसको करेंगे, आपको विद एग्जांपल्स मैं एक सेशन लेके आऊंगी असर्शन रीजन के लिए, भी घबराने का नहीं। व्हाई फियर व्हेन रीमा मैम इज हियर फॉर एसएसटी। नाउ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही है, आपके हिस्ट्री से आ सकते हैं, आपकी सिविक्स से आ सकते हैं, तो पिक्चर दी होगी, पिक्चर बेस्ड आपको करने हैं। बदलाव बैच में मैं ये कराऊंगी भी और यहाँ पे भी कराऊंगी, ऑब्वियसली बात है। पिक्चर बेस्ड में आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है गूगल पे तो अगर आप डालोगे ना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, पूरा एक पीडीएफ निकल आता है जिसमें हर एक पिक्चर्स की एक्सप्लेनेशन होती है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो बिफोर योर एग्जाम। देन मैच द फॉलोइंग या फिलअप आ जाता है, मैचिंग करना, फिलअप्स आ जाएंगे, और करेक्ट एंड रीराइट आ जाती है। एक स्टेटमेंट दी होती है, उसमें पहचानना होता है क्या गलत है और उसको फिर रीराइट करके लिखो। तो इस ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, हाँ जी, 1 नंबर में ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकते हैं। तो ये 1 मार्कर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आएंगे 1 मार्कर, ठीक है। फिर आपके आएंगे 2 मार्कर्स, 2 मार्कर्स में डेफिनेशन आ सकती है, फंक्शंस लिखने आ सकते हैं, कोई 2 फंक्शन लिख दो, रीजंस लिखने आ सकते हैं, क्यों हो रहा है, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज के टाइप्स बता दो, टाइप्स लिखने आ सकते हैं, तो इस तरीके से आएगा। फिर आपके 3 मार्कर्स में क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर आएंगे, मैं बता चुकी हूँ, 3 नंबर 3 पॉइंट्स, हाईलाइटिंग, मजा आ जाएगा टीचर को, मजा आ जाएगा, ठीक है। मार्जिन खींच सकते हैं आप, ब्यूटीफुली करना है आंसर, प्लेज लिया है आपने मेरे साथ। चलिए फिर आते हैं आपके 4 मार्कर्स। 4 मार्कर्स में आपके केस बेस्ड आएंगे, केस बेस्ड जैसे इंग्लिश में पैसेज होता है वैसा ही, एक पैसेज दिया होगा, एक फ्रेज दिया होगा, एक पूरा एक सेक्शन दिया होगा एनसीईआरटी का, और उसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं मैम उसमें से आंसर्स तो होते नहीं है, बेटा ये अनसीन पैसेज नहीं है, वो जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो चैप्टर के बेस पे ही होते हैं, तो आपको चैप्टर भी पता होना चाहिए। बच्चे केस बेस्ड चैप्टर्स को छोड़ रहे हैं, अरे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये तो केस बेस्ड आ रहा है हम छोड़ देते हैं, अरे पावर शेयरिंग ये तो केस बेस्ड आ रहा है हम छोड़, नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है, पढ़ना सारा है, सुनना सारा है, समझना सारा है, सब करवाया जा रहा है, तो आपको सब कुछ करना है, क्योंकि केस बेस में कुछ तो निकल जाएंगे ऊपर से ही, लेकिन कुछ आपको आपके चैप्टर के बेसिस पे भी आंसर लिखने होंगे।
तो ये 4 नंबर का आ रहा है। फिर आता है आपका 5 मार्कर क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, ऑब्वियसली बात है। रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली आ रही है। सच में यार ऐसा हुआ है, मैंने कुछ क्वेश्चंस बच्चों को बताए, वो लिखेंगे कमेंट्स में, अगर आप में से कोई भी देख रहा है बताना यार। मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन शेयर किए थे डीएम में, और मेरे पास एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स का ऐसा मैसेज आया, अगर मैंने 30 को शेयर किया है तो 20 बच्चों का आया है कि मैम आपके बताए हुए क्वेश्चंस आए, और उन्होंने क्वेश्चन पेपर शेयर किए हैं मुझसे। मैं स्टोरी डालूंगी इसके ऊपर इंस्टाग्राम पे, और बहुत खुश हुए हैं वो बच्चे, और मैं भी बहुत खुश हुई हूँ ऐसा करके। तो बस कुछ क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं, बल्कन्स वाला, यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाला, नेपोलिक कोड वाला, या फिर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, रिफॉर्म्स वाला क्वेश्चन, एसएचजीज के ऊपर क्वेश्चंस, तो आरबीआई के फंक्शंस, ये रिपीटेडली आ रहे हैं। कर लो। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पॉल्यूशन कैसे होता है, कॉजेस क्या है, और कंट्रोल कैसे करें, रिपीटेडली 5 पॉइंट्स याद करने हैं बस, विद हाईलाइटिंग, विद हेडिंग्स, दैट्स इट बस, और कुछ नहीं करना। तो आपने मेरे साथ प्लेज क्या लिया कि आप किस में लिखेंगे, आप पॉइंटर्स में लिखेंगे, आप हाईलाइटिंग करेंगे, आप स्पेसिंग करेंगे, ये भी एक लिखो, ब्यूटीफुल लिखेंगे हैंड राइटिंग, फोकस ऑन फ्लो चार्ट्स। पावर शेयरिंग के वो आ गए टाइप्स के, भैया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बताइए, तो आप बताएंगे ना फ्लो चार्ट, ब्यूटीफुल लगेगा, सुंदर लगेगा, सुंदर, पसंद आ जाएगा तुम्हारा पेपर तुम्हारी मैम को। जैसे एक लड़की सुंदर तैयार होकर आती है ना, लड़के देखने वाले आते हैं, तो वैसे अपने पेपर को वो दुल्हन बना के भेजो कि आपकी टीचर को पसंद आ जाए, वाह यार क्या दुल्हनिया आई है, समझ रहे हो। तो आपको सुंदर सुंदर काम करना है, और स्पीड मेंटेन करनी है। अभी से ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक पेपर्स, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सैंपल पेपर्स। और सैंपल पेपर्स का मतलब है पूरे 80 नंबर के पेपर्स। एग्जाम में मिलेगा 3 घंटे, आपको टाइमर लगाना है 2-2.5 घंटे का। हम अपने ऑफलाइन में भी जो मॉक टेस्ट लेते हैं वो 2.5 घंटे का ही लेते हैं, क्योंकि आज आप 2.5 घंटे में अगर एग्जाम खत्म कर रहे हो तो आप एग्जाम टाइम में यू विल बी एबल टू रिवाइज दैट पेपर, प्रेजेंट दैट पेपर, फिनिशिंग लाइंस डाल सकते हो, तो यू विल बी हैविंग टाइम। तो मेक श्योर कि आप 2.5 घंटे में का टाइमर लगाइए, और वीक में 2 पेपर्स एसएसटी के सॉल्व करने शुरू कर दीजिए। तो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर 80 ऑन एग्जाम। आप बिल्कुल इस चीज को अगर फॉलो करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, और टीचर को भी मजा आ जाएगा। आई होप आपको ये सेशन जो है हेल्पफुल लगा हो। ऐसे ही सेशंस के साथ और चैप्टर्स के साथ तो हम मिल ही रहे हैं यूट्यूब पे और हमारे साइंस एंड फन के ऐप पे बदलाव बैच में। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करिए, एंड बस इस तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करिए और प्रैक्टिस करते रहिए सैम्पल पेपर्स की। डाउट्स के लिए यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन एनी टाइम ईमेल मी ऑन माई ID, वो इंस्टाग्राम पे ही मिल जाएगी। मैं वहाँ पे हर एक बच्चे का रिप्लाई कर रही हूँ। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, आई एम रेडी टू हेल्प एनी टाइम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे आए नो जिनके पास गाइडेंस नहीं है, तो मैं आपको गाइडेंस दूंगी। एग्जाम सर पे ही है, आपके प्री बोर्ड सर पे ही है। आपको प्री बोर्ड चाहिए दूसरे स्कूलों के, आई विल प्रोवाइड यू कि भैया एक्स्ट्रा प्री बोर्ड प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो, वो सब मिलेगा। तो बस आप प्रैक्टिस करो, पीछे हम बैठे हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ब्यूटीफुल सेशन के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।